तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यही वजह है अवनीश कि यूपी के ऊपर जब नामों का चयन हो रहा था तो पूरा मंथन किया जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूजा। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और ये हमने देखा है 2014 में, 2019 में, अगर दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तर प्रदेश से मिली हुई जीत ने एक बड़ा जो है रोल अदा किया है, अहम रोल अदा किया है बीजेपी की शख्सियत में। खासतौर पर समूचे देश में जिस तरीके से बीजेपी का विस्तार हुआ, उसमें प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, कई मंत्री राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये बेहद अहम हो जाता है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से तमाम नेताओं को तरजीह मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की का रसूख जो है वो दिल्ली दरबार में किस तरीके का। और आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपको याद होगा 2014 में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। 73 लोकसभा की सीटें मिली थी। उनकी तस्वीरें कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको वायरल होती हुई दिखाई देगी। हाल के दिनों में उनको जो है प्रभारी बनाया गया झारखंड का, उनको राज्यसभा की सीट दी गई, राज्यसभा भेजा गया। इसी तरीके से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर की सीट छोड़ी थी, पिछले 4 बार से लगातार वो गोरखपुर से निर्वाचित होते आ रहे थे। आरएसएस के बैकग्राउंड के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो मुफ्त में लगातार बच्चों की चिकित्सा जो है वो सालों से करते आ रहे थे। तो 4 बार से वो विधायक थे। इस बार उन्होंने सीट योगी के लिए छोड़ी तो पार्टी ने उनको पहले राज्यसभा भेजा, फिर केरल का प्रभारी बनाया और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। सुनील बंसल भी भले राजस्थान से, लेकिन उनकी कार्यस्थली, कर्मस्थली, उनको पहचान उत्तर प्रदेश से मिली। तो वो भी आप देखिए, शिव प्रकाश जो सह संगठन मंत्री हैं लगातार बने, वो भी उत्तर प्रदेश से है। रेखा वर्मा धौरहरा से सांसद, दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। एक बार रुक लेते हैं, मैं अवनीश आपके पास वापस लौटती हूँ। अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, देखिए बार बार आपको बता रहे हैं कि पूरी इनसाइड स्टोरी को अगर आप समझना चाहते हैं, ये जो 38 कमांडर तैयार हुए हैं बीजेपी के, वो जरा समझिए किन कारणों से, किस आधार पर, क्या क्या उसके पीछे का मकसद है, क्या रणनीति है, वो जरा बारीकी से समझिए। अदिति की जुबानी हमारी पॉलिटिकल एडिटर पूरा इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। अदिति, पहला सवाल ये है कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव के पीछे की रणनीति क्या है? इसकी बदलाव की अगर एक लाइन की रणनीति है 2024 का चुनाव, 2024 का रट। अब आपको बता देते हैं कि देखिए, जिस दिन कार्यकारिणी थी दिल्ली में एनडीएमसी में, वहां पर जिस बिल्डिंग थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले पूरी टीम ने लिए थे। पहला था कि जेपी नड्डा के उसको विस्तार करना, 1.5 साल का उनको कार्यकाल एक्स्ट्रा दिया गया, क्योंकि 2024 का चुनाव उनके अध्यक्षता में होगा। तभी तय हो गया था कि अभी एक नई टीम होगी या इसी टीम में विस्तार होगा, बदलाव होगा, जो आज हुआ। उसी दिन एक और बात कही गई थी जिसकी बहुत चर्चा हुई, कई बार बहुत ज्यादा हुई, कई बार उसे कम करने की कोशिश की। वो चर्चा थी कि पसंदा मुसलमानों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग पहुंचे, उनसे समझे क्या चाहते हैं और उनको बताएं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा विकास का मॉडल क्या है और हम आप लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। अब आज की इस विस्तार में आपको समझते हैं, दूर से देखेंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं, लेकिन ब्राह्मण बढ़िए वाली पार्टी का जो शिफ्ट देखेंगे आप ओबीसी की तरफ, किस तरीके से इस पूरी टीम में सारे क्षेत्र, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी कह लें तो सारे वैसे नहीं होंगे, लेकिन लगभग सारे क्षेत्र जहां से 2024 के लिए जीतना, वहां के संगठन को मजबूत करना और उनका तमाम जो ओवरव्यू है वो, और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। अब आपको पहले उन लोगों के नाम बताए थे जो इसमें से आउट हुए। देखिए 3 उपाध्यक्ष हटाए गए हैं, राधा मोहन सिंह, भारती बेन सियाल और दिलीप घोष, तीनों सांसद हैं और तीनों को इसलिए भेजा गया है। देखिए संभवतः राधा मोहन सिंह बिहार का बड़ा चेहरा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनको गवर्नर बना के भेजा जा सकता है। लेकिन अभी उनको ये कहा गया है कि आप अपने संसद इलाके में जाएं और वहां पर जबरदस्त काम करें, यानी कि रणनीति 2024। भारती बेन साइकिल कोई नया गुजरात से नाम नहीं है, लेकिन इनको भेजा गया है क्योंकि उस इलाके का काम करें। दिलीप घोष उस इलाके का काम करें। मैं आपको जल्द से बता देती हूँ, 2 राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि आने वाले कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा एमपी दिलीप सिकिया आसाम से हैं, उनको आसाम भेजा गया है कि अपनी तैयारी शुरू करें। इसके अलावा देखिए, एक सुनील देवधर आसाम से आते हैं, बहुत बेहतरीन काम किया है, उन्होंने जिताया भी है ना सिर्फ असम को, 7 सिस्टर्स को, लेकिन उनको हटाया गया है।
बाकी नाम को रिप्लेस किया गया है। अब देखिए 3 राष्ट्र सचिव को हटाया गया है। पहला विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी, दोनों सांसद हैं, दोनों को अपने इलाकों में अपनी तैयारी करने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी से आते हैं, लोकसभा में है और ब्राह्मण चेहरा है, सोशल इंजीनियरिंग। ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को इसमें रखा गया है। यानी जिनको रखा गया है वो राज्यसभा सांसद हैं, जिससे वो काम करे। राज्यसभा के व्यक्ति संगठनात्मक शैली से महत्वपूर्ण होते हैं, संगठन में ओवरव्यू होता है कैसे काम करना है। और जो लोकसभा सांसद इसमें शामिल थे उनको बाहर भेजा गया है, इसलिए नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, बहुत बैलेंस करके कि उनसे उनके इलाके में या तो बेहतर काम कराना है या उनको मतलब इस बार के बदलाव में डिमोशन किसी का नहीं है, जिम्मेदारी बदल दी गई है और वो जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। अब देखिए छत्तीसगढ़ से, जैसे छत्तीसगढ़ सरोज पांडे, उनको वो बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा उनको इंडक्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ से और भी लोग हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि रमन सिंह वोट मोबिलाइज नहीं कर सकते, चुनाव सिर पर खड़ा है असेंबली इलेक्शन के लिहाज से, और वहां पर 51% ओबीसी। तो आप ये कह रही हैं कि एक एक सीट को भेदने की तैयारी की है। ये जो सुपर 38 की टीम तैयार हुई है, इसके अलावा और लोगों की जो जिम्मेदारी तय की गई है उसके जरिए एक एक सीट पर फोकस है, और ये है रणनीति बीजेपी की जाहिर तौर पे। और उससे बड़ा आप वो देखिए फैक्टर पसंदा मुसलमान, जैसे मैंने कहा आपको कि ब्राह्मण बनने वाली पार्टी ओबीसी की पार्टी के रंग में रंग रही है, ना सिर्फ हिंदू वोटर्स में बल्कि मुसलमान वोटर्स में भी। पसंदा मुसलमान वो लोग हैं जो सबसे पिछड़े तबके से आते हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने जब से आए 2014 से देश को मूलभूत सुविधाएं दी हैं, घर, टॉयलेट, गैस। तो आप ये कह रही हैं कि पसमानदा मुसलमानों के जरिए एक तीर से कई निशान लगाने की कोशिश है। पहला, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार की जो पॉलिसीज है, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ सीधे तौर पर उनको पहुंचाया जा रहा है, एक वो कनेक्शन। प्लस आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं के नेताओं को उठाकर लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि तारिक मंसूर को यहाँ प्रेफरेंस दी गई। बिल्कुल दी गई, और एक अपना इंटरनेशनल और नेशनल परसेप्शन भी बदला गया। जो एक परसेप्शन था, देखिए भले ही रणनीति दो है, मतलब दो नाव में पैर है। एक तरफ तो हम दिसंबर से पूरा राम मंदिर और तमाम चीजें होंगी, दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल परसेप्शन। अभी यूएस गए थे, तमाम जगह वो अभी हाल ही में और भी अरब कंट्रीज भी गए जहां पर वो मस्जिद भी होकर आए। लेकिन एक परसेप्शन यूएस में बना गया कि आप एंटी मुसलमान है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया है कि मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका और महिलाएं जिनके पास वो ताकत नहीं है, उन लोगों को हमने भेजने की कोशिश की, चाहे 3 तलाक से की या पसमंदा मुसलमान। और लगातार संघ भी ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है, मुसलमान गुटों से मुलाकात कर रहा है जो समझे, जो भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, उन लोगों से बातचीत हो रही है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आदिति, मैं आपके पास भी वापस लौटी।